बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, अहम हो गया है, क्योंकि आज भी 2-3 बड़ी खबरें आ सकती हैं। खबरों की तरफ चलते हैं बगैर किसी तमहीद के। खबरें बहुत ज्यादा हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सूरत हाल है कि एक दफा फिर इमरान खान साहब ने दरखास्त दे दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ और उनसे रिक्वेस्ट की है मुअद्दबाना कि मेहरबानी करें, आप मेरे मुकदमात ना सुना करें और मेरे तमाम मुकदमात से आप अपने आप को अलग कर लें। और उसकी वाहिद वजह यह है और ये हकीकत भी है कि आमिर फारूक साहब ने काफ़ी मायूस किया है, ख़ास तौर पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और ये ख़ास जुडिशल वर्क होता है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से उनका रवैया काफ़ी नामुनासिब रहा है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम सीनियर कानूनदान भी कह रहे हैं। और हकीकत यह है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब 9 मई वाले दिन का फौरी एक्शन ले लेते जिस तरीके से इमरान खान साहब को अगवा किया था, तो इस वक्त मुल्क में फसाद होना ही नहीं था और पाकिस्तान पुरअमन तौर पे आगे बढ़ रहा होता। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को अगवा किया गया था, अगर उस दिन साथी जजेस की बात मान लेते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और एक्शन ले लेते, सख्त एक्शन ले लेते और इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करवा लेते, तो बिल्कुल फसाद होना ही नहीं था और वो 1 घंटे के अंदर अंदर मामला कंट्रोल किए जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। मुल्क की सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत सब भुगत रहे हैं और उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो एक्शन ने लिया, क्योंकि वही एक्शन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा और उन्होंने जब उस सारी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया और उसे अगवा से ताबीर किया, तो यही काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से वो ना कर सके। इसीलिए इमरान खान साहब ने दरखास्त दे दी है कि अब मेहरबानी करें, मेरे मुकदमात से आप अलग हो जाएं, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक उनके मुकदमात सुने जाते हैं और सुनकर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। कई कई महीने तक फैसले महफूज जो है वो जारी नहीं किए जाते और जो फैसले जारी किए जाते हैं जमानत के केस होते हैं और जमानत के में भी मेरिट डिस्कस कर लिया जाता है और मेरिट पे गुफ्तगू कर दी जाती है। फिर इसी तरीके से पिछले दिनों जो मामला हुआ साइफर का, तो साइफर में भी डिवीजन बेंच एक फैसला दे रहा है, सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक और फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस मुकदमे को फौरन निपटाया जाए। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, फिर तोशाखाना की सजा जिस तरीके से जज साहब को दी गई, जज साहब ने दी, तो वो भी हमारे सामने है। बहरहाल दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो फौरन फैसले भी आते हैं, फौरन समाअतें भी होती हैं, विद इन नो टाइम समाअत मुकम्मल हो जाती है और फिर फौरी फैसला रिजर्व हो जाता है और सुना भी दिया जाता है। उसी की एक मिसाल है अल अज़ीज़िया स्टील मिल, उसमें नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जो है वो 7 मिनट के अंदर अंदर हो गया था और उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया और कह दिया कि जनाब बरी किया जाता है और 24 दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली वजूहात उन्होंने कहा बाद में लिखेंगे, लेकिन फैसला हम कलअदम करार दे देते हैं और अपील मंजूर कर ली जाती है। लेकिन यही जो फुर्तियां हैं, यही एक्टिवनेस है, ये नहीं दिखाई जाती टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब एक और आज साइफर केस बड़ी बर्क रफ्तारी से चल रहा है। पहले भी वो गैर कानूनी ट्रायल हो रहा था, उसको खत्म किया डिवीजन बेंच ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने। अब फिर उसी तरीके से उसी डगर से चलाया जा रहा है ये मुकदमा। कल सलमान अकरम राजा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब खुद दानिस्ता तौर पे वो गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो सारी चीजें उन्होंने उस प्रोसेस से गुजरे ताकि कल को वो अदालत में जब इस मुकदमे को चैलेंज करें तो उनके पास सफिशिएंट मटेरियल हो, एविडेंस हो कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को की तौहीन की जा रही है, कि वो ना फेयर ट्रायल किया जा रहा है, ना फेयर है, ना फ्री है और ना ही वो ओपन ट्रायल है, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया था। तो इसमें कल उन्होंने विजिट किया और कल उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। उस अकॉर्डिंगली एक और दरखास्त दी हुई थी, उसकी समाअत आज मुकर्रर हो चुकी है और वो है कि जो नकूल तकसीम की गई थी इमरान खान साहब को, जो मटेरियल दिया गया था उस पर उन्होंने एतराज भी आयद किया था। इसको चैलेंज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो आज समाअत करेंगे और उन्होंने इस्तदा की है इमरान खान साहब ने कि हतमी फैसले तक
ट्रायल रोका जाए और ट्रायल को अकॉर्डिंगली एज पर लॉ जो एक हुक्म दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली चलाया जाए। उसमें जो सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन सलीम के जरिए दरखास्त दायर की गई हैं। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों ने की हैं और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर और वफाक पाकिस्तान जो है रियासत उसको फरीक बनाया गया है। 4 दिसंबर को साइफर केस में गैर मजाज तरीके से कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई कलअदम करार दी जाए और ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 36(3) को नजरअंदाज किया। लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आज होनी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उधर साइफर कोर्ट मुसलसल डे एंड नाइट सर्विस कर रही है और डे टू डे बेसिस पे हियरिंग कर रही है और उनको अगेन वही लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी है फैसला सुनाने में। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट, पहले जरा वो सुन लें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन पिटीशन फाइल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो काफी इंपॉर्टेंट पिटीशन थी और उसमें भी फैसला आ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना चाहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर DROs और AROs जो उन्होंने लगाए हैं, तैनात किए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए यानी हुकूमत के जरिए, सिविल इंतजामिया जो हुकूमती मशीनरी है उसी के जरिए, नौकरशाही के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, ADCG को यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ADCR जिसको बोलते हैं, और ADCG, ADCC, ये जितने भी हैं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक के लोग जो हैं उन सबको उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। वही इलेक्शन करवाएंगे, वही कागजात वसूल करेंगे, वही रिजेक्ट करेंगे, इस तरह के ये सारे काम उन्होंने करवा दिए, उनको इख्तियार दे दिया। इसको चैलेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ये काम जुडिशरी करे और जुडिशरी के जरिए इलेक्शन करवाए जाएं, तो इस पे जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, वो फैसला सुना दिया और उन्होंने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के लिए दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दी है और जस्टिस बाकर नजवी साहब ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। फैसला नोटिफिकेशन मुअत्तल करके और हतमी फैसला लार्जर बेंच करे, तो ये काम किया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं और अगर बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो ये सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा और अदम इस्तेकाम तो होगा ही। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और DROs और रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था, लिहाजा ये नोटिफिकेशन हो गया है मुअत्तल। तो ये एक और इम्पोर्टेंट खबर है जी। फिर एक और हुआ है काम और वो है बल्ले का निशान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत जल्दी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बहुत जल्दी है कि किसी भी तरीके से बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दिया जाए। इस पे भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और एक तो इलेक्शन कमीशन कल दानिस्ता वो अपने मैं कहता हूँ मेंबर्स तो नहीं कहना चाहिए, वो जिस तरीके से गुलामाना तरीके से कल अडयाला जेल में पहुंचे हुए 4 इलेक्शन कमीशन के अरकान जो कि आईनी ओहदा है, और मैं हैरान हूं कि उन्हें अपने ओहदों की जरा पासदारी नहीं की और इतनी बेतौकीरी की अपने ओहदों की कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि जेल में पहुंच गए ट्रायल करने के लिए इमरान खान साहब का, फवाद चौधरी साहब का। इससे बड़ी इलेक्शन कमीशन की तौहीन और कोई हो नहीं सकती, लेकिन वो महसूस नहीं करते, वो सिर्फ वो तौहीन महसूस करते हैं जो नहीं भी की जाती, लेकिन इमरान खान और फवाद चौधरी और असद उमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाली तौहीन बड़ी बर्दाश्त करते हैं और वो वाली तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते। बाकी जो मर्जी उनको जूते मारता रहे उस पर उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बहरहाल सूरत हाल ये कि बल्ले का इंतखाबी निशान PTI को मिलेगा या नहीं, इसका फैसला भी आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया है और कल के लिए यानी कि आज के लिए नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समात 14 दिसंबर को यानी कि आज होनी है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान को, बैरिस्टर गौहर को नोटिस भेजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी जो कि PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको नोटिस भेजा है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर यूब समेत 9 अहदेदारों को नोटिस भेजा है।
ان میں صدر ہیں پی ٹی آئی کے بلوچستان منیر احمد بلوچ، اور پی ٹی آئی صدر حلیم عادل شیخ جیل میں ہیں، صدر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہیں، صدر کے پی کے علی امین گنڈا پور روپوش ہیں۔ ان سب کو انہوں نے نوٹس بھیجے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ تاکہ وہ آئیں اور ان کو ہم جیل بھجوا دیں، اس زیادہ تو یہی ہے۔ دو تو ہیں جیل میں، اور جو رہا ہیں ان کو بلوا لیا، عمرہ یوسف صاحب کو بلوا لیا اور علی امین گنڈا پور کو بلا لیا کہ ان کو بھی ہم جیل ہی بھجوا دیں۔ ریٹرننگ آفیسر سینٹرل سیکریٹریٹ سردار مسروف خان اور خیبر پختونخوا کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ریٹرننگ آفیسر انصر محمود کو بھی نوٹس جاری کیا، یعنی جنہوں نے یہ الیکشن کروایا، اور یہ 13 درخواستیں ہیں۔ ان 13 درخواستوں کو آج انہوں نے رکھ لیا ہے سماعت کے لیے، اور اس سے پہلے وہ اپنا مائنڈ دے ہی چکے ہیں چیف الیکشن کمشنر، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ہم عوام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے درخواست جمع کروا دی ہے، اور تحریک انصاف انٹا پارٹی الیکشن کا انعقاد میں ناکام رہی۔ درخواست کا متن ہے، اور بلے کا انتخابی نشان خالی ہے، کسی پارٹی کو دیا گیا ہے تو یہ پھر ہمیں دے دیں، ہم عوام پارٹی جو ہے یہ کہہ رہی ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ الیکشن کمیشن کو بھی بہت زیادہ جلدی ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ شیڈول آنے سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن شیڈول آنے والا ہے 2 دن کے اندر اندر، تو اس سے پہلے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ بلے کا نشان پہلے واپس لے لیا جائے تاکہ بیلٹ پیپر چھپے تو اس پہ بلے کا نشان نہ ہو، عدالت جب فیصلہ کرے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ایک بدنیتی پر مبنی یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور خبر ہوئی، وہ ہے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا گیا، اور اس کے مطابق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان صاحب کی ضمانت کر دی ہے خارج۔ اور یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے کہ نواز شریف صاحب جن کو گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہوئے تھے اور وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، ان کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے ان کو گرفتار نہیں کروایا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اب عمران خان صاحب جو کہ ہیں ہی جیل میں تو ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب کے بارے میں بھی اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کب سے عہدے پر براجمان ہیں اور کیسے ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے بار بار۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد تمام زرداری صاحب کا کیس ان کے پاس ہے، گیلانی صاحب کا کیس ان کے پاس ہے، نواز شریف صاحب کا دوبارہ کیس ان کے پاس ہے، عمران خان صاحب کا کیس ان کے پاس ہے، یعنی صدر مملکت اور وزراء اعظم اور وفاقی وزراء سارے کیس ان کے پاس ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہوا ہے جی معاملہ۔ ایک اور خبر، اور وہ ہے جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ بار خاص طور پہ سب سے پہلے سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، مختلف بار ایسوسی ایشن، وکلا تنظیمیں وہ آ گئی ہیں، وکلا تنظیموں کے عہدیداران آ گئے ہیں، اور انہوں نے کل کا فیصلہ کر دیا ہے مسترد، اور بہت ہی سخت تقریریں کی ہیں، سخت لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ وکلا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ جب برا وقت آیا تھا، ان پہ ریفرنس کرپشن کے کیسز فائل ہوئے تھے، تو اس وقت وکلا نے ان کی بھرپور مدد کی تھی اور ڈٹ گئے تھے، لیکن اب جب چیف جسٹس وہ بن چکے ہیں تو وکلا بھی ان سے مایوس ہو گئے ہیں، اور وہ وکلا بھی مایوس ہو گئے ہیں، وہ وکلا ایسوسی ایشن، وہ وکلا تنظیمیں مایوس ہو گئی ہیں، وہ صحافی مایوس ہو گئے ہیں جنہیں توقع تھی کہ وہ آئیں گے تو بہت بڑا رول آف لا کی حفاظت کریں گے اور رول آف لا کو رائج کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو یقینی بنائیں گے، جمہوریت کو یقینی بنائیں گے، لیکن اس کے برعکس ایسا ہوا ہے کہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز آئے، خواہ وہ فوجی عدالتوں میں فوجی عدالتوں والا معاملہ تھا، خواہ وہ سائفر کا کوئی اور معاملہ ہے، اہم نوعیت کے جتنے بھی مقدمات ہیں، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بینچ میں اپنا بینچ کی سربراہی خود نہیں کی، بلکہ دیگر آنریبل ججز کو دے دی، کیونکہ 3-4 پٹیشن اس وقت تک آ چکی ہیں، 4 مقدمات آ چکے ہیں، چاروں میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیں نظر نہیں آئے، اور اسی لیے وکلا تنظیمیں میدان میں آ چکی ہیں، اور انہوں نے کل کافی سخت تقریریں بھی کی ہیں۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلہ دیا ہے اس کو رد بھی کر دیا ہے، اور اس کو بنیادی انسانی حقوق پر انہوں نے کہا ہے کہ کاری ضرب ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔